पाश्चात्य विचारकों में से प्लेटो के बारे में स्टडी करेंगे। प्लेटो जो कि सुकरात के शिष्य के तौर पर जाने जाते हैं और एथेंस के महान विचारकों में से एक हैं। प्लेटो आदर्शवादी शिक्षा के समर्थक थे, यानी इनके अनुसार व्यक्ति को अपने आदर्शों को पाने का प्रयास करना चाहिए। तो आज इनके शैक्षिक दर्शन और इनके शिक्षा के बारे में विचारों को हम जानेंगे। इनके विचारों को हम द रिपब्लिक और द लॉज के रूप में देख सकते हैं। द लॉज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट इनकी संपूर्ण शैक्षिक विचारधारा के लिए अध्ययन की जा सकती है, क्योंकि द लॉज का जो इन्होंने संकलन किया है, जो लेखन किया है, वो अपनी वृद्धावस्था के समय में किया है, जिसमें इन्होंने अपने गुरु सुकरात के दर्शन और अपने दर्शन के आधार पर शिक्षा के स्वरूप और समाज में क्या व्यवस्था होनी चाहिए इस विषय पर चर्चा की है। सुकरात को मैं थोड़ा सा बता देना चाहूंगा। सुकरात एथेंस के महान विचारकों में से थे और जो सुकरात थे, सुकरात को एथेंस में ईश निंदा के कारण जहर देकर के मारने की कोशिश की गई थी और इवन उनको पनिशमेंट दिया गया था। उन पर आरोप था कि वो नवयुवकों को राज्य के खिलाफ भड़का रहे हैं। इनकी मृत्यु के बाद सुकरात को जहर देकर मार देने के बाद एथेंस को प्लेटो ने छोड़ दिया और कुछ समय बाद अपने विचारों का प्रदर्शन किया। अपने विचारों का प्रकाशन इन्होंने वृद्धावस्था के दौरान किया है और वृद्धावस्था में इन्होंने ये जो द लॉज लिखा है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक इनकी है, जो समाज में पॉलिटिकल लेवल पर और शैक्षिक लेवल पर बहुत जानी जाती है। द लॉज पॉलिटिकल स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। एथेंस के महान विचारक थे, 20 वर्ष की उम्र से सुकरात के साथ थे। शिक्षा उस समय खेल और संगीत के माध्यम से दी जाती थी। उस समय शिक्षा के लिए कोई विद्यालय नहीं हुआ करते थे, औपचारिक शिक्षा के संसाधन उतने अच्छे नहीं थे, तो इसलिए इन्हें अपने गुरु सुकरात के साथ समय समय पर रहना पड़ा और उसी के साथ ही ये रहते थे। और सुकरात की मृत्यु के बाद इन्होंने एथेंस अपनी मर्जी से छोड़ दिया था। इन्होंने कहा है कि गुणों की प्रकृति समझने के बाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्शन है प्लेटो का ये, क्या कह रहे हैं, गुणों की प्रकृति समझने के बाद ही आप उन्हें जीवन में अपना सकते हैं। गुण क्या होते हैं हमारे? सत्य बोलना, चोरी ना करना, ईमानदारी रखना। तो ईमानदारी अपनाने के पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ईमानदारी अपनाने के बाद हमें किन किन प्रॉब्लम्स का, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम ईमानदार बन सकते हैं। और ऐसे गुणों को अपनाने पर बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। आपने सुना होगा सत्यवादी हरिश्चंद्र के बारे में, जिनका सब कुछ बिक गया, इवन अपने बेटे की डेड बॉडी तक उन्होंने नहीं जलाने दी अपनी पत्नी को, और कर के रूप में उन्होंने, चूंकि सत्य के पुजारी थे, कर के रूप में अपनी पत्नी से आधी साड़ी जब टैक्स में ले ली, तब उन्होंने इस बात के लिए दाह संस्कार की परमिशन दी। तो ऐसे लोगों को अपने जीवन में गुणों को अपनाने के बाद कीमत चुकानी पड़ती है। तो वही बात ये कह रहे हैं कि अगर आप कुछ गुण अपने अंदर लाना चाहते हैं तो पहले ये समझ लें कि उस गुण की क्या क्वालिटी है और आपको उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। फिर इन्होंने जीवन दर्शन में कहा, ज्ञान आत्मा को संस्कारों के रूप में मिलता है, और यह बात इनके गुरु सुकरात ने कही है। याद रखिएगा, दर्शन किसका है? प्लेटो का। ज्ञान किसका था? सुकरात का। क्योंकि प्लेटो के दिमाग को पॉलिश करने का, बनाने का जो काम था वो सुकरात का था। तो ज्ञान आत्मा को संस्कारों के रूप में मिलता है और मस्तिष्क में विद्यमान रहता है। यानी जो कुछ भी आपके माँ बाप के द्वारा, आपके परिवार के द्वारा आपको सिखाया जाता है, या आपके सूक्ष्म जो शरीर होता है, आत्मा में है, वो हमेशा विद्यमान रहता है। अब इन्होंने क्या कहा? ज्ञान अनुभव का संयोग है। संयोग का मतलब एग्रीगेट है, यानी अनुभव किन चीजों से हमको होता है, जिन चीजों से हमको अनुभव होता है वो हमारे ज्ञान में वृद्धि करता जाता है। कि देखिए क्या है, ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त ज्ञान। आपको 5 ज्ञानेंद्रियां हैं आपकी, उन ज्ञानेंद्रियों से जो भी चीजें आपको दिखी हैं, जो आपने सुना है, जो आपने समझा है कानों के माध्यम से, जो आपने लोगों को चख कर देखा है, आंखों से देखा है, वो सारा ज्ञान आपको
आपके ज्ञान में वृद्धि करता है। वस्तु का अनुभव आपने कैसे किया है, आपने वस्तु को अपने साथ रखा है, ट्रीट किया है, या उसका ऑब्जर्वेशन किया है, परीक्षण किया है, उसके बारे में आप जानते हैं। और विवेक से उत्पन्न ज्ञान, हमारा दिमाग किसी चीज को देख करके उसकी क्या चीज देख रहा है। जैसे कि एक दिन हमने कहा था ना आपसे कि अंधों का हाथी है, तो हमारा दिमाग क्या देख रहा है। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, लेकिन आप हमारी किस बात पर ध्यान दे रहे हैं ये हम नहीं जानते, ये आपका दिमाग जानता है। तो ऐसे विवेक से उत्पन्न निर्णय, इन तीनों के आधार पर जब ज्ञान होता है वो कुल ज्ञान है। और शरीर और आत्मा के बारे में इन्होंने कहा कि मानव जो है वो दो चीजों से मिलकर बना है, एक आत्मा एक शरीर। ये उसका स्थूल शरीर है, ये उसका सूक्ष्म शरीर है। और सूक्ष्म शरीर जो आत्मा है उसमें साहस, तृष्णा और विवेक का मिश्रण है। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा मन के अंदर साहस, तृष्णा और विवेक है। तृष्णा इच्छा है, ये याद रखिएगा, तृष्णा मतलब इच्छा। इच्छा। और फिर इन्होंने कहा शरीर क्या है, भौतिक तत्वों का मिश्रण है। तो इस तरीके से ये तुम्हारा आध्यात्मिक तत्व हो गए और ये हमारे भौतिक तत्व हो गए। तो इस तरीके से हमारे शरीर में दो तत्वों की प्रधानता है। एक और इन्होंने ज्ञान दिया, इन्होंने कहा इंसान क्या है। इंसान के बारे में इन्होंने कहा कि अगर व्यक्ति को आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल मिल जाए, धैर्य, करेज ये मिल जाए और ज्ञान, नॉलेज मिल जाए, तो वो एक उच्च मानव हो जाता है जो अपने आप में शिक्षित और प्रतिष्ठित हो सकता है। यानी इन तीनों को अपने अंदर विकसित करने की बात इन्होंने कही है। यही आदर्शात्मक है। हर एक इंसान का एक आदर्श है कि वो इन तीनों को अपने साथ समाहित करके एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करे। शैक्षिक दर्शन में इन्होंने कहा कि शिक्षा राज्य का कर्तव्य है। उस समय चूंकि देखा ना आपने कि शिक्षा संगीत और खेलों के माध्यम से दी जाती थी, कोई औपचारिक विद्यालय वगैरह, कॉलेजेस वगैरह नहीं थे। तो ऐसी संस्थाओं की स्थापना की जाए जो राज्य करे, और कहा कि योद्धाओं और श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण राज्य को शिक्षा के माध्यम से करना चाहिए। इन्होंने कहा शिक्षा और संस्कृति एक ही है। संस्कृति सुंदर विचारों वाली कृति, यानी जिससे अच्छे विचार आते हैं, इसलिए इन्होंने शिक्षा और संस्कृति को एक बताया है। राज्य को शिक्षा की समस्त जिम्मेदारी उठानी चाहिए। इनके अनुसार जो भी एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर आ रहा है वो किसको देना चाहिए, राज्य को। एथेंस के विचारक थे, आज के समय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा आज भी लोग दे रहे हैं और संविधान कह रहा है ऐसा होना चाहिए। ये इस व्यक्ति ने तब बता दिया था। देश और समाज दोनों की प्रगति शिक्षा की उन्नति से होगी। यानी पहले शिक्षा की उन्नति होगी तभी देश और देश समाज की प्रगति होगी। उसके बाद इन्होंने शिक्षा का अर्थ बताया। इन्होंने कहा शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है, ट्रेनिंग से है जो बालक में अच्छी आदतों का निर्माण करे। उसके बाद इन्होंने शिक्षा के उद्देश्य भगवान को जानना, ईश्वर को जानना, सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति और व्यक्तित्व का विकास, ये तीनों आदर्श ही हैं हमारे लिए। आसान नहीं होता, ये हमारे लक्ष्य हैं और इन लक्ष्यों को पाना हमारे लिए थोड़ा सा कठिन होगा, हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। यही कारण है कि इसे हम आदर्श कहते हैं। इनकी शिक्षा को हम आदर्शवादी दर्शन कहते हैं। शिक्षण विधि में इन्होंने कहा तर्क एवं वाद विवाद, क्या फैक्ट है, क्यों है, कैसे है, प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चन करके पूछना और जानना, वार्तालाप करना और बाद में स्वाध्याय करना, इन 4 विधियों से पढ़ा जा सकता है। शिक्षक का स्थान, इनके अनुसार शिक्षक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। गुणों और कर्तव्यों का ज्ञान करा करके व्यक्ति की प्रगति कर सकता है शिक्षक। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि वो बच्चों के बारे में अच्छे से जाने। और फिर इन्होंने शिक्षा में इनका योगदान क्या है, तो इन्होंने सुव्यवस्थित शिक्षा व्यवस्था बताई सबसे पहले। दूसरी आदर्शवादी गुणों का विकास जो कि इन्होंने बताया, स्त्री एवं पुरुषों में समानता दिखाई इन्होंने, और चतुर्मुखी प्रतिभाओं को महत्व, यानी व्यक्ति को अपने ऑलराउंड डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। ये एक पर्सनल शैक्षिक दर्शन किसका था, प्लेटो का, जो कि एथेंस के विचारक थे और पाश्चात्य विचारकों में आदर्शवादी शिक्षा के लिए जाने जाते हैं। अगले वीडियो में हम रूसों पर चर्चा करेंगे।